नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम बीपीएससी मेंस पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। 71वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा मार्च अप्रैल में होने वाली है, ऐसा बीपीएससी के द्वारा अपने अपडेटेड कैलेंडर के अनुसार बताया गया है। तो इस बाबत हमें कई बातों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो मेंस की परीक्षा है उसमें हमारा परफॉर्मेंस बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन हो। तो हम कई मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इंडियन पॉलिटी का एग्जाम में इम्पॉर्टेंस क्या है। फिर हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिन टॉपिक्स को आपको इस मेंस परीक्षा के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। साथ ही साथ हम वेटेज को समझेंगे कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछ रहा है। उसके अलावा हम कुछ पिछले 4 से 5 वर्षों के ट्रेंड को बात करेंगे कि पिछले अगर 5 वर्षों के बीपीएससी को देखें तो किस प्रकार के टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न उन्होंने पूछा है। इसके अलावा 70th बीपीएससी के कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे एंड अंतिम में हम पीवाईक्यू एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए एक एक करके सभी बातों को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन पॉलिटी का बीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंस क्या है। साथियों, बीपीएससी मुख्य परीक्षा 5 पेपर की परीक्षा होती है, जिसमें से 2 पेपर जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी और ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसका अंक आपके मुख्य परीक्षा की मेरिट लिस्ट में जोड़ा नहीं जाता है। इसके अलावा 3 पेपर हैं, एस्से, निबंध जो कि 300 मार्क का पेपर है, जीएस पेपर 1 300 मार्क और जीएस पेपर 2 300 मार्क, यानी कुल 900 अंक के आपके पेपर हैं। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जो सेक्शन ए है वहां इंडियन पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं और इंडियन पॉलिटी से कुल 114 प्रश्न पूछे जाते हैं। 114 क्वेश्चन 14 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। 114 अंक के आपको यहां पे सवाल देखने को मिलेगा, जिसे आप सेक्शनल वाइज अगर बात करोगे तो टोटल 7 क्वेश्चंस और 114 मार्क्स है। जैसे 8 अंक के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 38 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 38 अंक के प्रश्नों की बात करोगे तो यहां पे आपको 2 प्रश्न मिलेंगे जिसमें से 1 लिखना होगा। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में भी 2 प्रश्न मिलेंगे जिसमें से 1 का उत्तर लिखना होगा। तो विद्यार्थियों के पास 38 नंबर वाले प्रश्न में क्वेश्चन चूज करने का भी विकल्प उपलब्ध होता है। यानी कि अगर आपने इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को ठीक तरीके से पढ़कर गए हो तो भरोसा मानो कि आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की स्थिति में रहोगे, और अगर आपने खूब प्रैक्टिस कर रखी है तब आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है इंडियन पॉलिटी में। साथियों, वैसे मैं आपको बता दूं कि मेंस का पूरा क्या पैटर्न है, किस टॉपिक से किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी बातें मैंने ऑलरेडी एक वीडियोज के अंतर्गत उपलब्ध करा रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा मेंस को लेकर के। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना सबसे ज्यादा टॉपिक क्या है। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रस्तावना, और प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से बीपीएससी लगातार प्रश्न पूछ रहा है, चाहे प्रस्तावना में निहित पंथ निरपेक्षता की विचारधारा हो, या लोकतंत्र की बात आती हो, या तो प्रस्तावना का महत्व एवं प्रकृति इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ द प्रियम्बल की बात करें। यहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे सभी मौलिक अधिकारों को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मौलिक अधिकार के एनालिटिकल अप्रोच को समझने की आवश्यकता है कि फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उस पर क्रिटिसिज्म क्या है। तभी तो एक सवाल भी बीपीएससी ने पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने
एक हाथ से फंडामेंटल राइट को जनता को दिया है, जबकि दूसरे हाथ से फंडामेंटल राइट को वापस ले लिया। 70th बीपीएससी में आप प्रश्न देखोगे कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से प्रश्न पूछा गया। तो रीट क्या होते हैं, ये टॉपिक राइट टू प्रॉपर्टी से प्रश्न पूछा गया। तो फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है। इवन आर्टिकल 19 से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आर्टिकल 21 को लेकर के आपसे ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है। तो जो है ना, इसके अलावा और भी कई पॉइंट है, जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की समय प्रक्रिया में अंतर, इवन की विधि के समक्ष समता और कानून के समक्ष समता और कानूनों का समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। मूल कर्तव्य से बीपीएससी ने अब तक एक बार ही प्रश्न पूछा है, लेकिन आगे एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। फंडामेंटल ड्यूटीज के इनफोर्सिबिलिटी को लेकर के, मौलिक कर्तव्य के प्रवर्तनीयता को लेकर के एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि एक जस्टिस वर्मा समिति बनाई गई थी, तो यहां से एक सवाल बन सकता है। तो ये टॉपिक याद रखना। नागरिकता से जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्ति के, 3 तरीके हैं नागरिकता समाप्ति के, तो एक बार इसको मोटा मोटी स्टडी करके रखिएगा, क्योंकि प्रश्न कभी कभी बनते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2000 जो 19 था ऑलरेडी पूछ चुका है, तो दोबारा सवाल पूछेगा, इस पे संभावना कम है। लेकिन जो एनआरसी और सीएए का मुद्दा है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है कि आपसे एनआरसी और पे पूछ सकता है, यानी कि एनआरसी और एनपीआर के बीच अंतर आपसे पूछ सकता है। तो ये जो पहला सेक्शन है, ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। डीपीएसपी को आप देख लो, डीपीएसपी से कई तरह के सवाल बनते हैं। एक तो डीपीएसपी के जो स्टैटिक पार्ट है, वहाँ से प्रश्न पूछते हैं। बिहार में आपको पता है शराबबंदी कानून लागू है, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी चर्चा में रहा है, वहाँ से सवाल बन सकता है। बिहार ने डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार काम किया है, तो अब उसको लेकर के प्रश्न बन सकता है कि क्या क्या चुनौतियां हैं और सरकार को क्या कुछ किया जाना चाहिए ताकि बिहार को एक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जा सके। इसके बाद सरकार के अंग, यहां देखो राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेसिडेंट से, और आपसे प्रेसिडेंट से 2 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। एक तो प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन है, निर्वाचन की प्रक्रिया, इसको एक बार ध्यान रखना है। हालांकि इस बार तो निर्वाचन की प्रक्रिया से पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी पूछा है। दूसरा, राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, क्योंकि अगर आप पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करोगे तो राष्ट्रपति एक नॉमिनल पद होता है, एक वास्तविक पद नहीं है, मतलब वास्तविक शक्तियां नहीं होती राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श पर काम करता है, तो उसकी पोजीशन को लेकर के। दूसरा, प्रधानमंत्री के साथ संबंध है, उन संबंधों में जो लगातार पिछले कई वर्षों में बदलाव देखने को मिला है, ट्रेंड जो रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड टॉपिक जो है वो राज्यपाल का है, और इस विषय से, इस टॉपिक से तो लगातार बीपीएससी प्रश्न पूछ रहा है। राज्यपाल का एक तो पद, और दूसरा जो राज्यपाल के पद से जुड़े हुए विवाद हैं, जो डिस्प्यूट हैं, इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट। पिछले वर्ष भी राज्यपाल का पद काफ़ी विवादों के घेरे में रहा है, तो ये हाईलाइटेड रहता है, ये पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री से फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, मुख्यमंत्री से भी फंडामेंटल टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विधायिका में संसद इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस बार के कुछ हाईलाइटेड टॉपिक हो सकते हैं, जैसे एक तो संसदीय विशेषाधिकार, आपसे 7 मार्क्स या 8 मार्क्स में प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा, दल बदल कानून हो गया, संसद की अस्थिति हो गई, है ना, संसद की जो गिरावट देखने को मिल रहा है, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हो जाते हैं। न्यायपालिका से एक तो 2-3 हाईलाइटेड टॉपिक है। मूल ढांचा की संकल्पना, ये लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। बीपीएससी ने इस प्रश्न को कई बार पूछा है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। न्यायिक पुनरावलोकन इंपॉर्टेंट है। न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिवाद, भारत में इसका विकास, इसका स्वरूप, सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्र राज्य संबंध बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है। अभी हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे, आप देखोगे कि केंद्र राज्य संबंध से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप PYQ को भी बेहतर तौर पर सोल्व कर लेते हो तो आप इस टॉपिक को बेहतर तौर पर प्रिपेयर कर सकते हो।
एक तो विवाद क्या है, केंद्र राज्य के बीच में डिस्प्यूट क्या है। दूसरा, भारतीय संघवाद की, इंडियन फेडरेशन के नेचर क्या है, इस पे भी 2 बार प्रश्न पूछा है। भारत संघ के बारे में, इंडियन फेडरेशन के बारे में कहा जाता है कि यह केंद्र की ओर झुका हुआ संघ है। सहकारी संघवाद काफ़ी तेजी से विकसित होने वाली परंपरा है। अब एक नई परंपरा आई है, प्रतिस्पर्धी संघवाद, जिसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। क्षेत्रीय परिषद, और इसको लेकर के बिहार में जो ट्रेंडिंग है, चेंजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। स्थानीय स्वशासन इंपॉर्टेंट है और बिहार विशेष को ध्यान में रखते हुए तैयार करना है। पंचायती राज अधिनियम, और बिहार में ये भी देखना है कि क्या क्या पंचायती राज की सफलताएं रही हैं, पंचायती राज की क्या क्या कमियां रही हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, इंडियन पॉलिटिक्स की जो लोकतंत्र की प्रवृत्तियां हैं, जो चेंजिंग ट्रेंड हैं, उन पे सवाल बनते हैं। जैसे लोकतंत्र की उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियां, है ना, आप क्लास में देखते हो। वैसे अभी हमारा सफलता बैच भी चल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप सफलता बैच में इनरोल हो सकते हो। और यहाँ पे आपको पूरी जो मेंस की सिलेबस है टेस्ट सीरीज के साथ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। आप चाहो तो सफलता के साथ जुड़कर आप फायदा उठा सकते हो। उभरती नवीन प्रवृत्तियां, आप जानते हो कि लोकतंत्र में महिलाओं का, इस बार का बिहार का इलेक्शन देखा कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंट है वो काफ़ी बढ़ा। अभी राजनीति में आप देखोगे वोटिंग पैटर्न में एक नया चीज़ें देखने को मिलता है, और वो है अब महिला वोट बैंक वाला बात, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की जो अभी लोकतंत्र में अब भूमिका देखोगे लगातार बढ़ता जा रहा है, युवाओं की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये चेंजिंग ट्रेंड है। सत्ताधारी दल, सरकार कैसे बनता है, कुछ संवैधानिक संस्था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्शन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि बीपीएससी उसको लगातार प्रश्न पूछता है। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप इलेक्शन कमीशन को बेहतर तौर पर प्रिपेयर कर लें। और पिछले वर्षों में भी जो इलेक्शन कमीशन है काफ़ी चर्चा में रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दलीय व्यवस्था, 17वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया। इंडिया का जो पॉलिटिकल स्वरूप है मिक्स्ड, जिसको कहते हैं बहुदलीय प्रणाली है, तो इसका विकास क्रम को लेकर के बहुदलीय प्रणाली की चुनौतियां क्या क्या हैं, है ना, और साथ ही साथ राजनीतिक दल की समस्या क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गठबंधन की राजनीति हाईलाइटेड टॉपिक रहा है। बिहार आप देखो कि बिहार में बरसों से गठबंधन की राजनीति ही कारगर रही है। बिहार में किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होती, तो गठबंधन राजनीति के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। और आपने बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में भी देखा कि एनडीए की सरकार बनी, यानी कि गठबंधन की सरकार बनी है, किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है। क्षेत्रवाद की राजनीति, आपने कर्नाटक और महाराष्ट्र का मामला सुना होगा। महाराष्ट्र में भाषा और कर्नाटक में भी भाषा का मुद्दा उभर कर आया। साथ ही साथ भूमिपुत्र की परिकल्पना उभरी, सन ऑफ सॉइल। एक तो सन ऑफ सरदार था, यहाँ सन ऑफ सॉइल वाली भूमिका आई। सन ऑफ सॉइल वाली क्या थी कि भूमिपुत्र, जो भूमि है उसी व्यक्ति का है, वहाँ पे दूसरे लोगों के लिए जगह नहीं है। तो क्षेत्रवाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और जब क्षेत्रवाद बढ़ता है तो नए नए राज्यों की मांग भी उठती है। आप बिहार में मिथिलांचल को देख सकते हैं, त्रिपुरा में टिपरा मोथा को देख सकते हैं। तो क्षेत्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और यहाँ से आपके मेंस में प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ जाती है। दबाव समूह सरकार के बाहर रहकर काम करता है। और राजनीति में धर्म और जाति की भूमिका, ये तो बिहार का हाईलाइटेड टॉपिक रहा है। हर वर्ष किसी न किसी रूप में आपसे यहाँ से सवाल मिलेगा। बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा है। राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, 17वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया। भ्रष्टाचार पे सवाल पूछा जा रहा है, सांप्रदायिकता पे। तो ये कुछ हाईलाइटेड टॉपिक हैं जिन टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हो PYQ को ध्यान में रखते हुए। अब हमें जो सबसे महत्वपूर्ण समझना है कि बीपीएससी के मेंस में टॉपिक वाइज वेटेज क्या है, किस टॉपिक से मेंस में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से मेंस में कम प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप गौर करोगे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट वाले टॉपिक की बात करोगे तो यहाँ से 20% इसका वेटेज है। मतलब जितने प्रश्न पूछे जाते हैं 7 प्रश्न में से जो 20% आपको वेटेज मिलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट का मिलेगा। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा वेटेज है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री 15% है।
पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर का वेटेज 10% है, जुडिशरी 15% है। जुडिशरी खास करके हाईलाइटेड रहा है। इस बार भी आपने देखा कि जुडिशरी रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है जिसमें जुडिशरी में व्याप्त बहुत सारी कमियों के बारे में चर्चा किया गया है, ड्रॉबैक्स के बारे में चर्चा किया गया है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ से आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। सेंटर स्टेट रिलेशन, ये हमेशा से इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है बीपीएससी के लिए। 15% वेटेज है। लोकल गवर्नेंस 10% वेटेज है। प्रीलिम्स और मेंस में लोकल गवर्नेंस का वेटेज होता है। इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्शन कमीशन वगैरह 5% है। और गवर्नेंस एंड पॉलिसीज, कंटेम्प्रेरी इशूज, कभी कभी देखो जो करंट में रहता है वहाँ भी आपने देखा कि आर्टिकल 70 में, मतलब जो 70वीं बीपीएससी का परीक्षा हुआ वहाँ पे आर्टिकल 370 से प्रश्न पूछ लिया, भाषा को लेकर के प्रश्न पूछ लिए। कंटेम्प्रेरी इशू थे ये, कंटेम्प्रेरी तौर पर यह मामला चर्चा में रहा था कर्नाटक और महाराष्ट्र को लेकर के, तो वहाँ से भी सवाल आपसे पूछते हैं। तो जब भी आप इंडियन पॉलिटी को प्रिपेयर करोगे ना, तो अगर आप किसी कोचिंग का सहारा नहीं ले रहे हो तो आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक, आप लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, क्योंकि डीडी बसु की पुस्तक आपको जो पॉलिटिक्स वाला पार्ट है और लेजिस्लेचर वाला पार्ट है समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप इन 2 किताबों का सहारा ले सकते हो। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हो, और जिसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया जजमेंट रहे हैं उनको ध्यान रख सकते हो। कुछ कंटेम्प्रेरी इशूज रहे हैं उनको आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन का सहारा ले सकते हो। लेकिन अगर आप किसी संस्था से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि वो संस्था सारी चीज़ें आपको समेट करके एक जगह आपको प्रदान कर देती है, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस भी हो जाती हैं। तो दोनों बातें आप ध्यान रखोगे तो आपको वेटेज समझ में आया होगा कि किस टॉपिक का एग्जाम में क्या वेटेज रहा है। अब ट्रेंड को देखो कि पिछले हम 5 वर्षों के ट्रेंड को ले रहे हैं, 2020 से 2025 तक की बात कर रहे हैं कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या पढ़कर जाएं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर 2020 की बात करें तो जुडिशरी, यूनियन स्टेट रिलेशन और गवर्नेंस काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा, और खास करके जो करंट अफेयर और रिसेंट जजमेंट थे उनको जोड़ करके प्रश्न यहाँ पे देखने को मिला। 2021 में इलेक्टोरल सिस्टम और फंडामेंटल ड्यूटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यहाँ से अभी देखने को हमें मिल गया। 2022 में कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशियल एक्टिविज्म, लोकल गवर्नेंस सवाल देखने को मिला। 2023 में यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज, गुड गवर्नेंस पे सवाल पूछा। 2024 में फंडामेंटल राइट वगैरह, सेंटर स्टेट रिलेशन, जुडिशरी, इलेक्टोरल रिफॉर्म। और 2025 में भी देखोगे तो आपको फेडरलिज्म पे 70वीं बीपीएससी को आप देख लो तो फेडरलिज्म से सवाल पूछा गया। जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंस रहा, लोकल गवर्नेंस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको मोटा मोटी आइडिया टॉपिक का मिल सकता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये 70th बीपीएससी का प्रश्न है। 70th बीपीएससी के प्रश्नों को देख करके आपको आइडिया मिलता है कि हाँ किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे आप गौर करो, 70th बीपीएससी में अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा गया। अब ये किस टॉपिक से जुड़ रहा है? ये फंडामेंटल राइट से जुड़ रहा है, तो फंडामेंटल का वेटेज रहा। दूसरा आप देखो, राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण बिहार विशेष के संदर्भ में इस कथन की चर्चा करें। तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो, चाहे डीपीएसपी को पढ़ते हो, राज्यपाल को पढ़ते हो, मुख्यमंत्री को पढ़ते हो, चुनाव को पढ़ते हो, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट की बात करते हो, तो बिहार पर्सपेक्टिव में चीज़ों को ज़्यादा रिकॉल करना है आपको। क्योंकि अगर आप एग्जाम में बिहार से जुड़े मुद्दों को एग्जाम्पल के तौर पर कोट करते हो, एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हो, तो दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में आपको ज़्यादा अंक मिलने की संभावना रहेगी। इसलिए जब भी आप अपने नोट्स बना रहे हो, जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आप इन बातों को जरूर ध्यान लेकर चलो, है ना। बिल्कुल इनको छोड़ करके आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, ये किससे है? ये टॉपिक ही है हमारा जो अब चेंजिंग ट्रेंड है ना, गवर्नेंस रिलेटेड और पॉलिटिक्स रिलेटेड जो चेंजिंग ट्रेंड है वहाँ से सवाल पूछा। और या तो जो हम लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म में बात करते हैं,
चुनावी सुधार में बात करते हैं वहां से है। फिर सवाल पूछा, भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है। इन इंडिया एट प्रेजेंट कास्ट इज नो मोर अ सोशल फेनोमेना, rather it is a political phenomena. Do you agree with this statement? Analyze and give reason to support your answer. आप खुद ही गौर करोगे कि आजकल राजनीति में जाति की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर आप पॉलिटिक्स में जाति की बात करोगे तो चाहे चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को उतारना हो, या तो मतदाताओं को का ध्रुवीकरण करना हो, या जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो वहाँ जातिगत समीकरण को ध्यान रखना हो, तमाम पहलुओं पर आपको जाति देखने को मिलेगा, आपको कास्ट की भूमिका देखने को मिल जाती है। तो सामाजिक फेनोमेना तो कुछ अर्थों में है ही, जैसे विवाह के संदर्भ में आज भी सामाजिक फेनोमेना है। समाज में कुछ भेदभाव के मामले में भी सामाजिक तौर पर ये गांव में देखने को मिलेगा। शहरों में तो जातिवाद काफ़ी कम हो चुका है और यूँ कहो कि न के बराबर रह गया है, लेकिन आज भी गांव के क्षेत्र में जातिवाद तो है। इस पर लगातार जागरूकता काम कर रहा। लेकिन अगर बड़े संदर्भों में बिहार में देखा जाए तो जातिवाद एक पॉलिटिकल फेनोमेना बन गया है। और ज़्यादातर तौर पर अगर आप गौर करोगे तो जब चुनाव का माहौल होता है तो ये जातिवाद कुछ ज़्यादा ही सक्रिय देखने को मिलता है, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव देखने को मिलता। समान तौर पर तो ये तो ठीक रहता, लेकिन चुनाव के समय इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर आपसे जुडिशरी से सवाल पूछा, तो ये किससे है? कास्ट पॉलिटिक्स से सवाल पूछा है, यानी रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। हालांकि देखो, बिहार में धर्म की भूमिका तो इलेक्शन में नहीं है, लेकिन जाति की भूमिका बहुत आयत में है। उत्तर प्रदेश में धर्म रिलीजन की भूमिका है, बिहार में कास्ट की भूमिका बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कॉलेजियम क्या है? अगर आप कॉलेजियम को गौर करोगे तो कॉलेजियम किससे जुड़ा हुआ है? कॉलेजियम आपको पता है कि यह न्यायपालिका के द्वारा विकसित एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से ही राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति हेतु सलाह दिया जाता है। राष्ट्रपति कॉलेजियम के परामर्श के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता। कॉलेजियम का परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। एक प्रकार से कॉलेजियम की बात करें तो कॉलेजियम जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको सिक्योर करता है और एग्जीक्यूटिव का जो इंटरफेरेंस है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में उसको लिमिट कर देता है। तो कॉलेजियम के कुछ प्रॉज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ सवाल उठते हैं। तो वहीं से सवाल ये पूछा, यह आलोचना के केंद्र में है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी पहले तो हमें कॉलेजियम की चर्चा करनी थी, उसके प्रोविजंस की बात करनी थी, उसके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की बात करनी थी और नेगेटिव पर्सपेक्टिव की बात करनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखो, जुडिशरी से क्वेश्चन पूछा, रोल ऑफ कास्ट से, इलेक्टोरल रिफॉर्म से और फंडामेंटल राइट से। इसके बाद आप देखो, लोकल गवर्नेंस से भी सवाल पूछा। In the light of 73rd and 74th Amendment in the Constitution of India, discuss the role of local self-government in empowering the women at grassroots level in Bihar. क्या आज बिहार में महिला सशक्तिकरण हुआ है? आप गौर देखोगे तो हुआ है। एक तो बिहार उन राज्यों में शामिल है जिसने लोकल गवर्नेंस में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया, 50% रिजर्वेशन दिया। तो एक हद तक तो महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ। जब महिलाओं के हाथ में शक्तियां केंद्रित आईं तो जो महिला केंद्रित योजनाओं का बेहतर तौर पर क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हो पाया। और ऑब्वियसली आप गौर करोगे कि बिहार महिला राजनीति का केंद्र बन चुका है। बिहार में विमेन पॉलिटिक्स काफ़ी डोमिनेटिव हो चुकी है क्योंकि महिलाएं तेजी से जागरूक हो रही हैं, तेजी से सक्रिय हो रही हैं। लोकल गवर्नेंस से सवाल पूछा और लोकल गवर्नेंस हाईलाइटेड टॉपिक होता है हमेशा से। साथ ही साथ फिर क्वेश्चन पूछा कि भारत में एक प्रभुत्व पार्टी, क्योंकि जब वैसे तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाया गया है, बहुदलीय राजनीतिक दल प्रणाली है, लेकिन 1950 के बाद केंद्र और राज्य के स्तर पर एक ही पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिला, कांग्रेस पार्टी का प्रभाव देखने को मिला। तो वही पूछा है कि एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर गठबंधन सरकारों के युग तक राजनीतिक दलों के विकास का पता लगाएं। मतलब आपको कैसे क्षेत्रीय दल का विकास हुआ, कैसे गठबंधन राजनीति का विकास हुआ, तो ये एक पूरी भूमिका बतानी थी। और फिर
क्या गठबंधन की राजनीति ने भारत में प्रधानमंत्री के अधिकार को कमजोर किया? देखो, इसके दोनों डायमेंशन है, इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। एक हद तक तो गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री की शक्तियां कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, क्योंकि उसे अपने गठबंधन के दलों के भी विचारों को महत्व देना होता है। कोई कठोर निर्णय लेना, अकेले निर्णय लेना मुश्किल हो जाता, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री के पद पर निर्भर करता है। जैसे भारत में तो अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री हुए, 24 घटक दलों की सरकार को चलाया और कई महत्वपूर्ण कठोर निर्णय लिए, भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र भी बनाया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसी सड़क योजना भी कारगर रूप से लागू किया। तो डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री का चरित्र कैसा है, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है ना, और मुख्य पार्टी का नेतृत्व कैसा है, तब उस पर डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री का पद क्या कॉम्प्रोमाइज होगा या नहीं होगा। यानी ये इलेक्शन एंड आपके जो पार्टी सिस्टम एंड कोलिशन पॉलिटिक्स से पूछा, पार्टी सिस्टम एंड कोलिशन पॉलिटिक्स से आपसे सवाल पूछा। जैसे आप देखो, विधानसभा चुनाव हुआ, चुनाव में कई सारे मुद्दे चर्चा में रहे। एक मुद्दा तो चर्चा में रहा अब इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर के, तो ये 71वीं बीपीएससी के लिए हाईलाइटेड हो जाता है। दूसरा, फ्री बीज देखने को मिला, हर पार्टियों ने फ्री बीज की होड़ लगा दी कि मुझे जिता दो, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, जिसको मुफ्त खोरी कहते हैं, रेवड़ी संस्कृति, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन रिफॉर्म की बात चल रही है, ये भी बिहार में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब टॉपिक जो अभी चर्चा में रहे हैं, हाईलाइटेड रहे हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। फिर गवर्नर को लेकर के सवाल पूछा कि जब भी सेंटर में गवर्नर बदलते हैं, जब भी केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्य में राज्यपाल बदल जाते हैं, तो आपको इसकी जो भूमिका है राज्यपाल की, उसकी भूमिका को चर्चा करना था और ये भी बताना था कि क्या वो डिस्क्रेशन के अकॉर्डिंगली काम कर सकता या नहीं कर सकता। कुछ मामलों में तो कर सकता, तो राज्यपाल के पद से सवाल पूछा। हाईलाइटेड टॉपिक मैंने हमेशा कहा कि गवर्नर का पोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिर दो क्वेश्चन, ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चन हैं, ये दोनों कंटेम्प्रेरी रहे हैं, दोनों कंटेम्पोरेरी रहे, यानी कि मुद्दा चर्चा में रहा, हाईलाइटेड में रहा, और इसीलिए दोनों सवाल पूछे गए। जैसे कह रहा है संप्रेषण का माध्यम होने के अतिरिक्त भाषा अस्मिता का प्रतीक है। बिल्कुल, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो एक तो कम्युनिकेशन का मीडियम है ही। आप दो व्यक्ति वार्तालाप करता है तो भाषा का ही तो उपयोग करता है, भाषा ही तो दोनों के जो भाव को समझने में काम करता है, विचारों के आदान प्रदान में काम करता। लेकिन भाषा किसी संस्कृति का भी कह सकते हो कि उसका केंद्र होता है, किसी भी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भाषा लेकर जाती है। भाषा अस्मिता का भी मुद्दा होता है, एक पहचान जिसको कहते हैं लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, भाषाई पहचान। महाराष्ट्र में देखा कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो, कर्नाटक में रहना है तो कन्नड़ बोलो, नहीं तो कर्नाटका में काम करने नहीं देंगे। ये सब क्या है, ये सब के सब भाषा से जुड़ा मामला है। और इसीलिए जो ये लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी वाला मामला था, भाषाई अस्मिता वाला मामला चर्चा में था, वहां से सवाल पूछा। तो करंट से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। फिर अनुच्छेद 370 काफी न्यूज में रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था जिसमें एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को वैलिडेट किया था, और वहीं से देखो क्वेश्चन पूछ लिया। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों पर एक निबंध लिखिए। मतलब आपको पहले तो जम्मू कश्मीर की चर्चा करनी थी, वहाँ पे पॉलिटिकल स्थिति वाला क्या बदलाव हुआ, फिर बॉडी में आपको लिखना था कि पहले जम्मू कश्मीर क्या था, बदलाव क्या हुए, कैसे पुनर्गठन हुआ, वो तमाम चीज़ों को लेकर के आपको प्रश्न लिखना था। और आसानी से लिखा जा सकता था अगर आप करंट के चीज़ों को अपने इंडियन पॉलिटी के कॉन्सेप्ट से जोड़कर पढ़े हों। तो ये दोनों क्या थे, कंटेम्प्रेरी। तो आपने 70th बीपीएससी में देखा कि कंटेम्प्रेरी टॉपिक भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कंटेम्प्रेरी टॉपिक के अलावा जुडिशरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशरी का एग्जाम में वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 15% वेटेज है। लोकल गवर्नेंस से सवाल पूछे गए, फंडामेंटल राइट से सवाल पूछा गया, पॉलिटिक्स से सवाल पूछा गया, रोल ऑफ कास्ट से सवाल पूछा गया। तो आपको इन्हीं ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को रिवीजन करना है और अपने टॉपिक को प्रिपेयर करना, जो मैंने स्टार्टिंग में सारे टॉपिक की चर्चा आपको किया। आप अपनी मेंस की पूरी प्रिपरेशन हमारी सफलता बैच के साथ कर सकते हैं। ये बैच है सफलता 2.0 बैच, जिसके अंतर्गत आपकी बीपीएससी मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। और
जिसके अंतर्गत न केवल तैयारी कराई जाएगी, आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा, बल्कि सिलेबस के साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। और आप देख सकते हो कि ये सारी सुविधाएं केवल 999 रुपये में उपलब्ध है। तो पूरी पीडब्ल्यू की डेडिकेटेड टीम, सीनियर्स टीचर्स की टीम आपको मेंस पढ़ाने वाली है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं कि किस टॉपिक से अब तक कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और प्रश्न पूछे भी गए हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये बहुत हाईलाइटेड और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रियम्बल की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। कई प्रश्नों को लिखने में आपकी ये अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प करती है। अब क्वेश्चन देखो, एग्जामिन द जस्टिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फिलॉसफी इम्बॉडिड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। यानी प्रियम्बल का क्या रोल है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी बताना है। तो आपको पता है कि प्रियम्बल 4 तत्व से मिले हैं, वो बतानी है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो चर्चा करना। और यही वाली प्रश्न को आप देखो फिर से आगे भी पूछा गया, नेचर एंड इंपॉर्टेंस को लेकर के। फिर आपसे यह भी पूछा कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना को तय करता, यानी जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पहले बताना था। और फिर फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी के माध्यम से जो प्रोविजन किए गए हैं पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, उन सारे प्रोविजन की बात करना था। पंथ निरपेक्षता की भाव को आगे बढ़ाने की बात किया गया, उसकी चर्चा करना था। तो यहां पे प्रियम्बल भी, यानी कि ये प्रश्न जो आ गया, ये प्रियम्बल तो है ही, प्रियम्बल के अलावा क्या आया, फंडामेंटल राइट और प्लस डीपीएसपी, इन तीनों को मिला करके प्रश्न आपसे एक साथ पूछ लिया। एक्सप्लेन हाउ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बताना था। फिर फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी को देख लीजिए। यहां पे 3 प्रश्न ही मैंने लिए, क्योंकि अब तक 3 प्रकार के ही प्रश्न बीपीएससी ने प्रियम्बल के चैप्टर से पूछा है। प्रश्न तो बहुत ज्यादा पूछे हैं पिछले 10-15 सालों में, लेकिन 3 ही प्रकार के प्रश्न अब तक देखने को मिले हैं। फिर फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी से एक तो प्रॉपर्टी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उस पर सवाल पूछ लिया, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी अब तो फंडामेंटल राइट है नहीं, अब ये तो लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो अब इसका क्या बदलाव है, इसकी स्थिति क्या, स्टेटस क्या है, उसको लेकर के आपसे सवाल पूछना था कि बदलाव कैसे हुआ, अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है। 38 मार्क के सवाल पूछे। फिर आर्टिकल 21 को लेकर के सवाल पूछ लिया आपसे कि किस प्रकार से, अब आपको एक तो बताना कि फंडामेंटल राइट की चर्चा करो, फिर बताना कि आर्टिकल 21 न्यायालय ने कैसे इसको इंटरप्रिटेट करके विस्तार दिया है। फिर एक आपसे सवाल पूछा संविधान और संवैधानिकता के बारे में। ये मैं बार बार पढ़ाता हूं बच्चों को, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और मैं कहता हूं कि ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, पूछेगा आपसे। सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन, उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव पर्सपेक्टिव सवाल पूछा, और बेसिक स्ट्रक्चर तो 1-2 बार और पूछ लिया। फिर भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहता है। इन मौलिक आदर्शों को लागू करने के लिए ये भी क्या है, ये भी प्रियम्बल प्लस फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट से सवाल पूछा है। फिर फंडामेंटल ड्यूटी से आपसे सवाल पूछ लिया, एक ही प्रश्न अब तक फंडामेंटल ड्यूटी से पूछा गया है। दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के बात भी किया था। उपराष्ट्रपति द्वारा दी गई आलोचना के संदर्भ में लगभग आधी सदी से पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या बहस निकट भविष्य में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव का कारण बनेगी? अब ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले साल आर्टिकल 142 का न्यायपालिका ने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, जिससे बेसिक स्ट्रक्चर काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है और ये सवाल में पूछा जा सकता है। एनालाइज क्रिटिकली डायनेमिक सेक्युलरिज्म, डायनेमिक सेक्युलरिज्म 68वीं बीपीएससी में पूछ चुका है, तो आगे सीधे इस तरह से तो नहीं पूछेगा,
लेकिन आपको कुछ तत्वों को जोड़ करके पूछ सकता है। जैसे भारत में लगातार चर्चा का केंद्र बिंदु रहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, है ना, लगातार आप देखते हो। तो इस प्रकार से जोड़ करके आपको प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि जो चेंजिंग ट्रेंड रहा है ना, ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। चेंजिंग ट्रेंड को आपको तैयार करना है, चाहे डेमोक्रेसी का चेंजिंग ट्रेंड है, सेकुलरिज्म है, पार्टी पॉलिटिक्स है, कास्ट वाला ट्रेडिज्म है, रीजनलिज्म वाला ट्रेंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पीपीएससी में देखने को मिल रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर 3 बार अब तक पूछा जा चुका है। डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या कहा कि एक तो डीपीएसपी को आप, ये जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूं, अगर ये सारे क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर करके एग्जाम में चले जाते हो तो आप 7 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से हल कर पाओगे एग्जामिनेशन में। अगर ये 7 क्वेश्चन भी आप आते हो तो मैं अपनी क्लासेज में ये सारे टॉपिक करवा देता हूं, चाहे वो सफलता हो या तो मुख्य बैच हमारा हो जो ऑनलाइन अवेलेबल था, और सफलता जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, बाइलिंगुअल है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में अवेलेबल है, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा चीजें। तो एक तो क्या है कि डीपीएसपी क्या है, दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर दूसरा है कि अब तक गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या काम किया और इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन की चैलेंजेस क्या क्या हैं। और इन्हीं दोनों प्रश्नों को जोड़ करके तीसरा प्रश्न पूछा था कि डीपीएसपी कोई एक सैक्रेड डिक्लेरेशन नहीं है बल्कि सरकार के लिए आदेश है, इसने सरकार ने अब तक इसको कहां तक लागू किया है, यह सवाल आपसे पूछ लिया। पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। जरूरी नहीं है कि आपसे पुरानी ढर्रों पर ही सवाल पूछे, आपसे पूछ सकता कि द पॉजिटिव डायरेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर अ चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे डीपीएसपी को समझाना है, डीपीएसपी की इंपॉर्टेंस को बताना है, उसकी लिमिटेशन को बताना है, सरकार ने क्या काम किया, कैसे करना चाहिए, इसकी चर्चा करनी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हो, ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है। अभी असम की मुख्यमंत्री जो है उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि जब दोबारा सरकार में लौटेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। गुजरात ने काम करने की प्रॉमिस किया, उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। तो ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, पहले करंट अफेयर्स से जोड़ करके इसको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा है, तो इस बार 38 नंबर में इसकी पूछे जाने की पूरी संभावना है, एक्सपेक्टेड है। और ये दोनों यही प्रश्न है, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड दोनों तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन के साथ आपसे पूछ सकता है। केंद्र राज्य संबंध, साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, VVI लिख रहा हूं, और मेरी बात को नज़रअंदाज मत करना। इस चैप्टर को बेहतर तौर पर प्रिपेयर करके ही एग्जाम हॉल में इंटर करना है, इस चैप्टर को छोड़ करके नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी आप देखो बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे गए। एक तो नेचर ऑफ फेडरेशन पे कई बार सवाल पूछा गया, जैसे कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा जाता है या भारत का संविधान केंद्र की ओर झुका हुआ संविधान है। जो संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियां, जो चेंजिंग ट्रेंड है सेंटर स्टेट को लेकर के, जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है ना, तो ये चीज़ें राज्य के द्वारा अपनी शक्तियों को बार बार असर्ट करने वाली बात आती है। भारतीय लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियां, मैंने क्या कहा, चेंजिंग ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, चाहे चेंजिंग ट्रेंड किसी में भी हो। संघीय व्यवस्था में समकालीन प्रवृत्तियों वही है कि जो पैटर्न चेंज हो रहा है, ये डिमांड बार बार किया जाता कि क्या राज्यों को अधिक स्वायत्ता की आवश्यकता है। मुख्य बैच में अभी मैंने पढ़ाया, इस क्वेश्चन को मैंने कराया है, क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन लंबे समय से चर्चा में चल रहा है और ये रिपीट होकर के इस बार सवाल में पूछ लेगा। अभी देखो ना, अभी आप गौर करो, सर कार्यक्रम हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, राज्यों के द्वारा अपनी राय रखी जा रही है, लेकिन केंद्र करवा रहा है क्योंकि सेंटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रही है। दूसरा आप गौर करोगे तो अभी डिलिमिटेशन होने वाला 2026 की जनगणना के बाद, राज्य खास करके दक्षिण भारत के राज्यों के द्वारा मांग की जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, जहां खास करके दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो अधिक ऑटोनॉमी की बात करते रहते हैं। उनको लगता है कि
उनके साथ उतना व्यवहार नहीं हो रहा, उतना फायदा नहीं मिल रहा जितना कि उत्तर भारत के राज्यों को मिल रहा है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बेहतर तौर पर प्रिपेयर करना है इसको। फिर ये देखो ना, ये जो क्वेश्चन था ये कंटेम्प्ररी इशू को जोड़ करके पूछा था। कभी कभी क्या होता है कि कंटेम्प्ररी इशू को भी जोड़ करके क्या करता है, आपसे प्रश्न पूछ लेता है। उस समय आतंकवाद, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी परिषद, नेशनल एंटी टेररिज्म काउंसिल चर्चा में था, उसी को जोड़ करके ये प्रश्न पूछ लिया था। फिर सेंटर स्टेट डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब बिहार पर्सपेक्टिव में डिस्प्यूट अगर ध्यान रख लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिहार लंबे समय से स्पेशल स्टेटस की बात कर रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में है, ये भी विवाद का कारण बनती है। जो कि मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड है टुवर्ड द सेंटर, जो नेचर ऑफ द फेडरेशन है। फिर केंद्र राज्य की समस्या, वही जो तनाव वाला मामला है। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस बार का हो सकता है, इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्टेनियस परसूट ऑफ नेशनहुड एंड एम्ब्रेस ऑफ स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ए कमिटमेंट टू द लार्जर इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब क्षेत्र को भी और देश को भी। क्रिटिकली नेचर ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, ये देखो क्वेश्चन इतना बड़ा बहुत जरूर है, लेकिन आपको नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन बताना है कि संघवाद की प्रकृति क्या है, कैसे जो भारत का संघ है वो सेंटर की ओर झुका हुआ है, जहां राज अपने अस्तित्व के लिए भी सेंटर पर डिपेंड करता है, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं। प्रेसिडेंट से भी 2-3 बार प्रश्न पूछे गए। तो मैंने पहले भी कहा कि प्रेसिडेंट से 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस, उसकी पावर्स और उसका पोजीशन। ये 2 छोटी सी बातें हैं, इसको आप एक बार देख लोगे। और राज्यपाल में भी ये तैयार कर लेना। साथ ही साथ राज्यपाल में जो कुछ डिस्प्यूट रहे उन डिस्प्यूट को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि राज्यपाल से डिस्प्यूट ज़्यादा पूछता है, विवादों का कारण बना रहता है ना। फिर राज्यपाल के पद का इंपॉर्टेंस का भी ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंस से भी सवाल पूछा भी है और आगे पूछेगा भी। मुख्यमंत्री से एक ही बार पूछा है और आगे भी पूछेगा, तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन भी बनेगा कि मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या होती हैं और बिहार में मुख्यमंत्री ने क्या कुछ किया है, या तो मुख्यमंत्री में पूरी जो बहुमत की सरकार बनने की प्रक्रिया क्या होती है। सरकार बना है तो बस 7 नंबर में ये वाला बात पूछ सकता है। संसद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ पे 2-3 सवाल बनते हैं जो एक ही प्रकार का सवाल कई बार पूछा। संसदीय प्रभुता क्या होता है, संसद एक गैर प्रभुत्व संपन्न इकाई है ना। तो अब देखो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है, जहां पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। फिर आप देखो तीसरा भी वही पूछा, सार्वभौम विधायिका नहीं है इसकी, है ना, टिप्पणी की बताइए कि संसद की तुलना में ब्रिटेन की संसद से भारत को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो संसद है वो संप्रभु है, भारत वाला नहीं है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि किस प्रकार से चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। राज्यसभा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राज्यसभा की शक्तियाँ क्या हैं, संशोधन, पंचायती राज मैंने चर्चा किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% वेटेज है और यहाँ से लगातार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, क्या क्या अचीवमेंट रही है लोकल गवर्नेंस का, क्या क्या चैलेंजेज रहा है और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें प्रिपेयर करनी है। और उन्हीं में से सारे सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। जुडिशरी में एक तो कॉलेजियम सिस्टम, जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, PIL का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होती है, और साथ ही साथ जुडिशरी में क्या क्या कमियां हैं, ये सब आपको प्रिपेयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि सवाल आपसे यहां से पूछा जा सकता है। क्षेत्रवाद में नए नए राज्यों की, जैसे बिहार में मिथिलांचल की मांग लगातार उठ रही है, तो उसको एक बार देख लेना है। क्षेत्रीय रीजनल पॉलिटिक्स तेजी से बढ़ रहा है, वो देख लेना। इलेक्शन कमीशन बहुत बार सवाल पूछा है, ये इस बार का भी VVIP है, इस बार भी इससे सवाल पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन क्या है, इंडिपेंडेंट जस्ट एंड फेयर इलेक्शन कराने में इसकी भूमिका क्या होती है, क्या क्या इसमें रिफॉर्म लाए जाने चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर पॉलिटिकल पार्टी वाला मैंने बात बताया, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी कमियां, कोलिशन पॉलिटिक्स, उन्हीं से सवाल पूछा। चुनाव प्रचार, मध्यावधि चुनाव सुधार, क्षेत्रीय दल, है ना, राजनीतिक प्रणाली एक व्यक्ति केंद्रित है, पॉलिटिकल पार्टी में कमियां, बहुत अधिक राजनीतिक दल, ये वही सारी बातें हैं। और फिर एक तो
पॉलिटिक्स में जाति वाला भूमिका, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है। देखो कितने सारे सवाल पूछे हैं, ये सारे सवालों को मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं। और कोलिशन पॉलिटिक्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, इस पूरे ट्रेंड को ध्यान रखिएगा और ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ही अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो हम क्लासेस के माध्यम से मिलते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। आप पूरे बीपीएससी मेंस सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए आप सफलता बैच के साथ जुड़ सकते हो। अगर आप को तैयारी में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो, और नहीं तो फिर आप जो भी सारी चीज़ें मैंने चर्चा किया उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। धन्यवाद एवरीवन।